अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की फाइनल कॉल दे दी है। फैसल चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी है। ताहम कमेटी में शामिल अफराद के नाम नहीं बताएंगे क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। एहतजाज पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया में होगा। एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते। मुतालिबात हैं कि 26वीं तरमीम वापस ली जाए, मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। एहतजाज में पीटीआई की पूरी लीडरशिप निकलेगी। एहतजाज खत्म करने का इख्तियार कमेटी को होगा। अलीमा खान ने भी एहतजाजी कॉल की तस्दीक करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई ने फाइनल कॉल दे दी है और एक एक कारकुन को मुखातिब होकर कहा है कि पूरे पाकिस्तान में निकलना है। पीटीआई की सियासत में एहतजाज, जलसों और लॉन्ग मार्चेस का खास किरदार रहा है। 2014 के धरने हों, 16 का लॉकडाउन, 22 में लॉन्ग मार्चेस की कई कॉल्स हों, पीटीआई अपने सियासी लहू को गर्म रखने के लिए ऐसी सियासत करती आई है। ताहम बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद पार्टी बड़ा एहतजाज करने में कामयाब ना हो सकी। इसी साल पीटीआई को इस्लामाबाद में 6 मरतबा एहतजाज मनसूख करना पड़ा और जो एहतजाज हुआ वो भी अली अमीन की मुहिमजोई की नजर हो गया। हालिया अरसे में इस्लामाबाद में एहतजाज की सियासत में बड़ी दिलचस्पी रही। बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से 92 और 93 के लॉन्ग मार्चेस की कॉल हो या फिर जमात इस्लामी का 1996 का एहतजाज, उन्होंने सियासत में अपने नकूश जरूर छोड़े। मुशर्रफ दौर में 2007 तक कोई बड़ी सियासी जमात इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च न कर सकी। ताहम 2007 की वकला तहरीक ने मुल्की मंजरनामे को बदल कर रख दिया। 2008 में कई वकला तंजीमें और सियासी जमातें इस्लामाबाद तो पहुंची, मगर इस तहरीक को कामयाबी 2009 में नवाज शरीफ के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही मिली। जनवरी 2013 में ताहिरुल कादरी सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लगाकर इस्लामाबाद पहुंचे और एक कमजोर सा मुआहदा करके वापसी को हो लिए। और फिर इस्लामाबाद की तारीख ने 2014 के धरने देखे जो आज तक मौजूए बहस हैं। 2017 में टीएलपी के धरने ने भी सियासत में इर्तियाश पैदा किया। 2019 में मौलाना फजलुर रहमान भी लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद पहुंचे मगर मतलूबा मकासद हासिल न कर पाए। बानी पीटीआई नवंबर 2022 में कॉल तो इस्लामाबाद की देकर आए मगर रावलपिंडी से ही वापस लौट गए। इस मुख्तसर तनाजुर में अब सवाल यही है कि पीटीआई 24 नवंबर को जिस फाइनल एहतजाज की कॉल दे रही है, क्या ये वाकई फाइनल होगा? क्या हर तरह के आईनी, अदालती, इदाराती और सियासी दरवाजे बंद होने के बाद पीटीआई के लिए नवंबर में फाइनल महीना साबित हो सकता है, या फिर 24 नवंबर से पहले किसी और यू टर्न को जस्टिफाई करने के लिए किसी सियासी लुगत का सहारा लिया जाएगा? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हम्माद गजनवी, इफ्तिखार अहमद, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 24 नवंबर बानी पीटीआई ने फिर एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। तारीख में बहुत सी फाइनल कॉल्स बेनतीजा। क्या वाकई एहतजाज फाइनल होने को है? जैगम साहब, गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल डायलॉग, उसकी अहमियत और कितना ज़रूरी है, मकसद रखा जाए मगर रास्ता यही है। मगर आज फाइनल कॉल आ गई है और वो है एहतजाज की और पूरे मुल्क की है और मार्च है इस्लामाबाद की तरफ। क्या वाकई एहतजाज फाइनल होने को है? यहाँ पर जो फाइनल का लफ्ज़ है, मुझे तो लगता है कि उससे एक डेस्परेशन झलकती है। ये लगता है कि अगर अब ये नाकाम होगा तो उसके बाद शायद दोबारा उस तरीके से तहरीक खड़ी करनी मुश्किल होगी। अब उसकी एक वजह तो ये है कि ये नज़र आ रहा है इमरान खान को कि 190 मिलियन डॉलर का जो केस है वो अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और किसी भी वक्त जनरल फैज़ हमीद की जो तहकीकात हो रही हैं उसमें 9 मई के वाक़यात से मामलात उभर सकते हैं और उनका लिंक इमरान खान से बन सकता है, बनाया जा सकता है। अब जो इनको इस वक्त तक उम्मीद थी जिन 2 चीज़ों से जिनकी वजह से सूरत हाल बदल सकती थी, उन्हें रिलीफ मिल सकती थी, उसमें पहली चीज़ थी अदालतों से रिलीफ, जो उनका ख्याल है बज़ाहिर क्या वो मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी बात, मुज़ाकरात हो सकते थे, मुज़ाकरात का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खुला। और तीसरी चीज़ है एक ऐसी मुल्कगीर तहरीक जिसकी वजह से ये मौजूदा सिचुएशन, ये स्टेटस को बदल जाए, या तो उलट जाए या जो ताकतवर लोग हैं वो मजबूर हो जाएं कि उनके साथ मुज़ाकरात करें। अब इस सूरत हाल के लिए अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें, एक तो आपने वो एक्टिविटीज़ बताई
आपने 2014 के धरने का बताया, 2017 का टीएलपी का धरने का बताया, 2019 का मौलाना का धरना बताया। ये देखिए तमाम ऐसे वाकयात हैं कि फौरी तौर पर कामयाबी बेशक ना मिली हो, लेकिन ये तमाम जमातें जब वापस गई थीं तो पहले से बहुत ताकतवर होकर गई थी। पीटीआई 2014 में बहुत ताकतवर हो गई थी। उसके बाद टीएलपी की तो बात ही और एक वजीर का सर लेकर गए वो, और मौलाना की भी इन्फ्लुएंस बढ़ गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने जो हाल में प्रोटेस्ट किए हैं उसका जमात पर अच्छा असर नहीं पड़ा। 9 मई के प्रोटेस्ट ने पीटीआई के लिए बहुत से रास्ते बंद कर दिए, पार्टी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी। फिर गुज़श्ता माह जो पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया, जिसे अलीमीन गंडापुर साहब ने लीड किया, उससे तो पीटीआई और मुश्किल में आ गई, और उसको किसी तौर पर भी आप ये नहीं कह सकते कि वो नतीजा खेज या कामयाब साबित हुआ या उसके नतीजे में कोई भी रास्ता खुला। अब वजह यह है कि अगर आपने प्रोटेस्ट के जरिए से कोई मानी खेज तब्दीली करनी है, किसी हुकूमत को उलटना है, उसको दीवार से लगाना है, तो उसके लिए फिर आपको चाहिए कि पूरे मुल्क से लोग खड़े हों, सब शहरों में लोग निकलें, लाखों लोग निकलें, जिस तरीके से 60 की दहाई के आखिर में हुआ था जब अयूब खान को मजबूर किया गया था, जिस तरह 1977 में हुआ था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक लिहाज से दीवार से लगा दिया गया था, अगरचे उसके नतीजे में माशाल्लाह लगा था। या जिस तरीके से खुद पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं राजा साहब, वो जो कहते हैं कि 3-4 लाख लोग निकलें, चले 3-4 लाख लोग एक जगह ना निकलें, कई शहरों में 1-1 लाख लोग तो निकले ना, और शहरों के अपने लोग निकलें। इस्लामाबाद रावलपिंडी अब छोटे शहर तो नहीं है, इस्लामाबाद के शहरी कहाँ हैं? यहाँ से 1 लाख लोग क्यों नहीं निकलते? 20-30 लाख लोग खैबर पख्तूनख्वा से क्यों लाने पड़ते हैं? लाहौर के लोग खुद क्यों नहीं निकलते? वोटर्स तो मौजूद हैं, सपोर्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन लगता यह है कि इस वक्त पीटीआई का जो सपोर्टर है वो उनको सपोर्ट देने को तैयार है, वोट देने को तैयार है। उसने 8 फरवरी को पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बदला, लेकिन वो सड़क पर आने को तैयार नहीं है। ज़ैगम साहब, कता कलामी की माजरत उस वक्त आता है जब इमरान जी, आप फाइनलिटी की जो बात कर रहे हैं कि मुमकिनात क्या क्या हो सकती हैं, कैसे ये कामयाब होगा, क्या ज़मीनी हकायक सपोर्ट कर रहे हैं? पंजाब सिंध, मतलब अगर लाखों लोग निकले तो जाहिर बात है पूरा मुल्क बंद होगा, बंद करना पड़ेगा। क्या पंजाब को बंद कर पाएंगे? क्या सिंध को बंद कर पाएंगे? क्या बलोचिस्तान को बंद कर पाएंगे? केपी उनके पास है, वहां इख्तियार है, ताकत है, सब कुछ है, वहां से अब तक वो जितने लाए वो 10-12 हज़ार तक लोग पहुंच पाते हैं। तो क्या ग्राउंड सपोर्ट दे रहा है जो आप जिस निकलने की बात कर रहे हैं कि वहां निकलें, यहां निकलें? मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि पीटीआई का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो सड़क पे निकलने को तैयार नहीं है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो इमरान खान खुद अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान की सियासी जमातों में एक लीडर इतना बड़ा होता है कि अगर वो खुद मौजूद ना हो तो दूसरे लीडरों के पीछे लोग नहीं निकलते। सेकंड टियर की लीडरशिप जो है वो लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाती। हमने सियासत ऐसी बनाई है। फिर ये है कि जो एनर्जी है पीटीआई की, उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है। 9 मई के बाद जिस तरह का रगड़ा निकला है पीटीआई का, वो एक मिसाली किस्म का, एक गैर मामूली किस्म का रगड़ा है। उसने पीटीआई का बहुत हशर नशर कर दिया। ज़ैगम साहब, अगेन माजरत के साथ आपने जो 2 बातें कही, तो इसका मतलब है हमारे फोरम पर हम कई बार डिस्कस कर गए कि इमरान खान इज इक्वल टू पीटीआई एंड पीटीआई इज इक्वल टू इमरान खान। आज कोई लीडर ही मौजूद नहीं जो कॉल दे सके, लोगों को इकट्ठा कर सके और लोग उसके पीछे चल पाए। तो ये बात तो सामने आ गई कि अगर इमरान खान माइनस है तो जमात भी माइनस होगी पूरे नक्शे से, चाहे वो पार्लियामान में बैठी। दूसरी बात, क्या क़यादत जो है वो समझ ही नहीं पा रही अपने वर्कर का मसला, उसका वर्कर क्या सफर कर रहा है, और वो इनसेन कॉल दिए जा रही है बार बार, जिससे वर्कर मजीद मायूस हो रहा है। मेरे ख्याल में क़यादत इस बात को समझती है। इस बात का इजहार क़यादत, जो सेकंड टियर क़यादत की बात करें हम, इमरान खान के अलावा, मैं तो इमरान खान साहब की बात कर रही हूं ना, क्योंकि जब आप लोग कहते हैं कि जस्ट इमरान इज पीटीआई एंड पीटीआई इज इमरान, तो इसका मतलब है वो इनसेन कॉल कर रहे हैं। अपने वर्कर सपोर्टर की उस बात को नहीं समझ पा रहे, इसलिए तो नहीं निकल रहे वर्कर, वरना लाखों में आ जाते बाहर अब तक, तो क्योंकि बानी कॉल दे रहे हैं। जी, मेरे ख्याल में वो बहुत डेस्परेट महसूस कर रहे हैं। अगरचे उनकी सेकंड टियर लीडरशिप उनको बता भी रही होगी। अगर सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया के सामने ये बात कह दी तो इमरान खान साहब के सामने भी जरूर दुरुस्त हो गया। अगर अली अमीन गंडापुर ने खुद दूसरों के सामने कह दी, लेकिन मेरा ख्याल इमरान खान ये समझ रहे हैं कि इस वक्त
इस वक्त नाउ और नेवर है। ठीक है कि इस वक्त अगर वो कुछ कर सकते हैं तो कर लें, उसके बाद जब उनको सजाएं सुना दी जाएंगी तो फिर उनके लिए मजीद मुश्किल हो जाएगी। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, ये नाउ और नेवर, या तो कश्ती पार लग जाती है या फिर डूब जाती है। सियासी तारीख ने भी बहुत, मतलब एक बुजुर्ग सियासी तारीख है, बहुत से एहतजाज देख लिए हैं, समझौते, साजिशें, मुफाहमतें, डीलें। 24 नवंबर को क्या कोई नया सियासी बाब लिखा जा सकता है? देखिए, अफसोस की बात यह है कि तारीख से हम सीखते नहीं हैं। जागम साहब अभी आपको बता रहे थे और आप रोज़ मुझे बताती हैं कि कितनी कोशिशें हो गई पिछले इतने सालों से, जब से वो इक़्तिदार से उतरे हैं। उसका नतीजा क्या निकला? देखिए, ना तो 2014 जैसे वसाइल उनको मिल सकते हैं, उनको खिलाने वाले अपने लाडले को खरबहा रुपया उन्होंने उस पर सरमायाकारी की 2011 ऑनवर्ड्स। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि उसमें ज़रा थोड़ा सा इस्लामी टच भी दे दिया, एक ऐसे आलम दीन को भी ला के खड़ा कर दिया जिसके चाहने वाले वाकई उसके लिए जान दे सकते थे। और हम वो तमाम अगर वीडियोस देखें तो इनका मैदान शाम को एक ख़ास मौके पे भरा हुआ नज़र आता था, लेकिन दूसरी तरफ वैसे के वैसे लोग थे, तो वो भी सपोर्टिव नहीं है। और ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना, जो इसको मशवरा दे रहे हैं डू और डाई का, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर कोई की हकीकतों का इल्म नहीं है। अब आप कहती हैं अपना गंडापुर के एक वज़ीर ने आज ऐलान कर दिया कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं स्कूलों के वो जाएंगे। अब मुझे बताएं ये क्या होगा? मैंने तो आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ये नहीं सुना था कि इस तरीके का मुतालबा किया जाए। देखें, ऐसा न करें। आपको नज़र आ रहा है कि आपको सज़ा होने वाली है, आप उस सज़ा से बचना चाह रहे हैं। आपने बहुत कोशिश की, आपके पास पाकिस्तान के बेहतरीन वकला की बेहतरीन टीम थी, बल्कि पाकिस्तान के सारे वो टॉप के वकील आपके साथ खड़े थे इन तमाम मुकदमात में, और उन्होंने डट के आपका मुकदमा लड़ा। अगर आपको सज़ा हो तो क्या उस सज़ा का मतलब है कि सारे मुल्क को सज़ा दी जाए? क्या मुल्क को एक बड़े बहरान में दाखिल कर दिया जाए? अगर आप कहते हैं कि पूरे मुल्क में हो तो क्या पूरे मुल्क के जो सिस्टम है इसको बंद किया? और फिर आपने बात किससे की है? जिस वकील से आपने बात की है उसको तो बहुत कम लोग खुद पार्टी में नहीं जानते, उसके साथ मिलकर खड़े होकर बात करने को तैयार नहीं है, और उसकी आपसे बनती भी नहीं थी। ये चंद दिन पहले से आपकी दोस्ती हुई है, और अनाउंस कौन कर रहा है? आपकी बहन। तो क्या ये एक सियासी पार्टी का फैसला है या ये बानी पीटीआई का फैसला है? मैं दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे तुम्हारा तो पूरा पैनल कहता रहा बानी पीटीआई इज पीटीआई, तो फिर कौन सी कमेटी? तो फिर मैं यही सवाल करना चाह रहा हूँ मोहतरमा एंकर साहबा, कि जो हमें पट्टी पढ़ाई जा रही है कि जो दूसरी जमातों में जमहूरियत नहीं है, वो ख़ानदानी हो गई हैं, वो वरासती हो गई हैं, वो चोरों पे मुश्तमिल हैं, वो लुटेरों पे मुश्तमिल हैं। हमें क्या क्या कि आपने इतने साल तक पाकिस्तान को गैर जमहूरी अमल में धकेल दिया है। और अगर आज मैं बात कर रहा हूँ तो आप मुझे रोकनी है। मैं गलत बात नहीं कर रहा। फैसल नामी एक आदमी मैसेज लेके आया, मोहतरमा उनकी जो बहन साहब हैं उन्होंने अनाउंस किया, और अनाउंस किया कि पाकिस्तान की चूल्हे हिला दो, पाकिस्तान के निज़ाम को इतना वसीला कर दो, अगर 4 पैसे को दे रहा है तो वो हाथ रोक ले। वो कहे नहीं नहीं हम पैसे नहीं दे सकते, नवंबर में अगर ये हंगामा हो गया तो पता नहीं जनवरी में क्या होगा। और कल जब मैंने एक बात की जो आपको अच्छी नहीं लगी कि ये सारी खेल एक और तैनाती के हवाले से हो रही है, जो दबाव बढ़ाया जा रहा है, मुकदमात एक और तैनाती 2। तो क्या ये मुल्क इसलिए बना कि हम आपकी ख्वाहिशात पे चले? और जो आपने बयान दिया है, मैं बयान दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उस बयान में कुछ ऐसे लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए हैं जो बराह रास्त टू इनसाइट जो लफ्ज़ होता है इंग्लिश में, उसके मुतरादिफ नहीं वो हैं। सिर्फ वो स्टेटमेंट अगर वो आपकी है, पहली बात आई डोंट नो आपकी है या नहीं है, और मुझे नहीं पता कि इतनी ज़्यादतियाँ आपके साथ हो रही हैं, आपको बिजली नहीं मिल रही, आपको अच्छा पानी नहीं मिल रहा, आपको रोशनी नहीं मिल रही, और आपको एक हैंडल के जरिए एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट के लफ्ज़ जो हैं, मैं आप तमाम पढ़ लिखे दोस्तों से जो मुझे सुन रहे हैं, मैं कहूँगा एक दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, और फिर आईने पाकिस्तान को पढ़ें, और फिर पाकिस्तान के कवानीन को पढ़ें,
अच्छा, उन्होंने कहा ये सब ढोंग है, पार्लियामेंट ढोंग है। ढोंग है, अपने दोस्तों को कहो सुबह इस ढोंग से छोड़ के बाहर आ जाए। आपने कहा ये इलेक्शन बिल्कुल गलत है, तो उस इलेक्शन की जो पैदावार है, जो फायदे उठा रहे हो, उसको छोड़ के बाहर आ जाओ। आप तो किसी चीज़ को मानते ही नहीं है, आप इलेक्शन के नजाइज को मानने को तैयार नहीं है, आप पार्लियामेंट को मानने को तैयार नहीं है। तो ये फिर एक डबल गेम ना कीजिए, छोड़ दीजिए पार्लियामेंट को, अब छोड़िए। अच्छा। और कह दीजिए कि हमारा कुछ, और उनको कहें कि आदत करें जरा सारे पाकिस्तान ठीक हो गया इफ्तिखार साहब। नहीं, ठीक नहीं हुआ, नहीं तो ये खराबी है ना। मैंने बढ़ना है आगे, मेरी कौम ने बढ़ना है, पाकिस्तान के अवाम ने बढ़ना है, और हम मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए बढ़ना चाहते हैं, गुर्बत के खात्मे के लिए बढ़ना चाहते हैं, और बढ़ेंगे हम। शहजाद साहब, जो बयान जारी किया गया, जो पैगाम दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, इसमें वो कहते हैं हैंडलर्स जिस किसी को आगे करेंगे हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी, और कमेटी के पास ही इख्तियार है कि वो जब भी कॉल ऑफ करे इसको, एहतजाज को। क्या बानी पीटीआई 24 नवंबर की कॉल को एक बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करने का साफ इंदिया नहीं दे रहे? जो ऊपर दो बातें हुई, मुतवक्की सजा और जो डेस्परेशन है, अब ये बार्गेनिंग टूल के लिए सब स्टेज सेट किया जा रहा है? अगर बार्गेनिंग टूल बन जाए तो फिर बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल होगा। अब मेरा और आपका मसला यूं है कि इसको एक तो हमने फाइनल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया। फाइनल का मतलब यह है कि इसके बाद और कुछ नहीं, यही आखिरी मार्का है। तो पीटीआई की तरफ से शायद यही आखिरी मार्का हो, लेकिन हमारा फाइनल का मतलब ये होना चाहिए, या ये समझना चाहिए कि क्या ये नतीजा खेज होगा या नतीजा खेज नहीं होगा। और अगर नतीजा खेज बनना है इसको, तो फिर क्या वो लेवरेज क्रिएट होता है या नहीं होता, जिसका जिक्र आप कर रही हैं। और बिल्कुल सही आपने जिक्र किया उसका। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर 2-3 सिनेरियोज हैं, ब्रीफली, बड़ी जल्दी से मैं इनके ऊपर कवर कर लेता हूं, क्योंकि बहुत तफसील से बात हो चुकी है इसके ऊपर पहले से। देखिए, केपीके का तो मसला नहीं है, वहां से लोग आएंगे, अब तक वो बहुत मरतबा आ चुके हैं, उनको पता है 26 नंबर चुंगी के पास से कहाँ से गुजरना है, कहाँ पे रास्ते हैं, किस तरीके से मैनेज करना है। और वो जब आते भी हैं, आके फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं, फिजल आउट हो जाता है, वो इम्पैक्ट नहीं आता जो कि आना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इस मरतबा लाहौर या पंजाब के अंदर से जो अगर कुछ उठा तो वहां से उठेगा जो कि फर्क क्रिएट कर सकता है, जिसको आप लेवरेज कह रही हैं इस वक्त। अब सवाल ये पैदा होता है, आज 13 तारीख है, 24 की कॉल है, 10 दिन बीच में पड़े हैं। इन 10 दिनों में क्या क्या पंजाब की जो पुलिस है, पंजाब की जो लॉ इन्फोर्समेंट है, वो किस किस तरीके के क्या एक्शन लेगी जिससे कि एक माहौल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और जब आप उस तारीख के करीब पहुंचेंगे तो उस वक्त किन शहरों से और कौन कौन से लीडर सामने आके इस फाइनल कॉल के ऊपर अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। क्या उस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है वो वापस आ चुकी होंगी और वो फैसले कर रही होंगी, या वो बाहर ही होंगी और आईजी पंजाब यहाँ पे फैसले कर रहे होंगे। इन दोनों से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर खुद फैसले कर रही होंगी, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। याद रखें, इसी पंजाब के अंदर मॉडल टाउन का वाकया भी एग्जिस्ट करता है, जो कि हम बहुत बदकिस्मत वाकया है, लेकिन हकीकी तौर पे मौजूद है। तो इस किस्म की जब कोई चीज़ बनती है तो उसके अब 2 इश्काल सामने आती हैं। पहली शक्ल ये कि अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता मॉडल टाउन टाइप कोई चीज़ हो जाती है, चाहे आईजी साहब अपने तौर पे फैसला करें या चीफ मिनिस्टर साहबा करें। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है और पंजाब के अंदर ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करता है, जो कि अगले 10 दिनों के अंदर शक्ल इख्तियार करती है, तो फिर ये एक इंटरनेशनल खबर बनेगी। फिर वो जो इंटरनेशनल खबर बनेगी पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर मुल्क के अंदर, तो हाँ, अब ये पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसी जगहों तक जाए जहां पर कि उसके नतीजा खेज होने के कुछ चांसेस हो सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर मिसाल के तौर पे पंजाब गवर्नमेंट बड़ा सेंसिबली बिहेव करती है और आमतौर पे उन्होंने कभी टीएलपी को भी नहीं रोका, वो भी फैजाबाद तक आराम से आ जाते हैं, मोटरवे से आना होता है, सब लोग पहुंच जाते हैं। तो इस दफ़ा भी अगर वो इस किस्म का रोल अदा करते हैं, तो फिर ये मिल के फिर वो जो डी चौक पे प्रेशर है वो इतना बढ़ जाएगा कि वहाँ पर वो वाला 2014 वाला किसी शक्ल के अंदर एक सूरत क्रिएट हो जाएगी। उसको किसने ख़त्म किया 2014 वाले मामले को? बदकिस्मती से एपीएस के मामले के हमले ने। और इस किस्म का आज आपने सुना कि नूर वली की और वो सारी गुफ्तगू जारी है। तो मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन सी चीज़ क्या लेवरेज इस्तेमाल करेगी। क्या इमरान खान मुल्क से बाहर चला जाएगा, उसके साथ इस किस्म की गुफ्तगू होगी कि ये छोड़ो बहुत ज़्यादा इंतशार हो गया, बहुत ज़्यादा इश्ताल हो गया, आप निकलें यहाँ से। क्या इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग बनने जा रही है, बन रही है, कोई ज़ेरे सतह टेबल के नीचे मामला चल रहे हैं? या ये
कि ये मामलात इस शक्ल को इख्तियार कर लेंगे कि ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी, और फिर उसके बाद पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क होने से किस तरह डील करेगा, इसकी एक शक्ल। ये मैंने आपके लेवरेज और नतीजा खेज और फाइनल होने की तरफ, वरना अगर नहीं कुछ भी नहीं होता मिसाल के तौर पे, तो फिर ये इधर ही फिजल आउट हो जाएगा उसी तरीके से। और फिर शायद जैगम साहब की जो बात है बिल्कुल ठीक है कि इसके बाद फिर पीटीआई बहुत जल्दी नहीं उठ पाएगी। ठीक हो गया जी। और शेर अफजल मरवत साहब ने भी कुछ ऐसी बात की कि फिर 6 महीने हम एहतजाज नहीं कर सकेंगे, मगर हमारे साहब जहाँ शहजाद साहब ने कुछ सिनेरियोज रखे तो मेरे जहन में एक और बात भी आ रही थी, जो मैंने उनका पैगाम पढ़ा बानी पीटीआई का, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां पता हैं और आप मनसूबाबंदी कर लें और तैयारी कर लें। तो ये भी एक सिनेरियो बनता है कि और कोई 9 मई ना कर बैठे, कोई और ऐसी गलती ना कर बैठे, तो जो जिम्मेदारियां बांट रहे हैं कल को फिर पता हो कि हमारी जिम्मेदारियां क्या थी। आपके ख्याल में लीडर की अदम मौजूदगी में एक कामयाब फाइनल कॉल और फाइनल एहतजाज मुमकिन होगा? देखिए लीडर की अदम मौजूदगी में बहुत सी कॉल्स ऐसी हैं जिनकी दुनिया में हमें मिसालें मिलती हैं, वो कामयाब हुई, लेकिन वो हालात, वो अवामिल क्या यहाँ पर कार फरमा हैं, ये है सवाल। अब हम कह रहे हैं ना कि फाइनल कॉल, और फाइनल का आपने जरा मज़ाक भी उड़ाया हुआ है। हम नहीं कह रहे, यार जितने पैगाम आए उन सब में फाइनल कॉल है। आपने जो सवाल लिखा हुआ है ना, उसमें जरा आपने बिल्कुल कि यार कितनी कॉल्स दे चुके, जी बहुत सी कॉल्स दे चुके हैं, तो आपने इशारा भी किया हुआ। तो बात यह है कि अब जिस तरह पिछली कॉल्स का अंजाम हुआ है, अगर उसी तरह का अंजाम होगा तो मेरा ख्याल है हम अपनी बात को दोहराएंगे। वही बातें हम बार बार दोहरा चुके हैं कि यार किस वजह से नाकाम होती हैं ये कॉल्स, पार्टी के अपने अंदर क्या इंतशार है, लोगों का क्या मूड है, ख़ास तौर पे पंजाब का क्या मूड है, ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अब दूसरा सिनारियो जो है ज़रा उसको देखिए। फ़र्ज़ कीजिए कि लाखों लोग निकल आते हैं सड़कों पर और पूरे मुल्क में और हर शहर में ये मामला गर्म हो जाता है। तो जिस तरह मिसाल दे रहे थे हमारे दोस्त भी कि जब पहले कामयाबी से लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल आते हैं तो क्या नतीजा निकलता है। 69 में निकले थे, मार्शल लॉ लग गया था मुल्क में। 77 में निकले थे, मार्शल लॉ लग गया था मुल्क में। ये 2 कामयाब मिसालें हैं ना, तो उनका अंजाम ये हुआ करता है। मेरा ख्याल है अगर इस निज़ाम को उल्टाने की कोशिश कामयाब हो जाती है तो सारे मुल्क को और 25 करोड़ लोगों को तो नुकसान होगा, इमरान खान साहब को भी इसका नुकसान होगा। इमरान खान साहब की जेल भी हत्ता के लंबी हो सकती है। मैं ऐसे ही गुमान कर रहा हूँ ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। अगर उनको फ़ायदा हो सकता है तो वो इस निज़ाम के अंदर हो सकता है। उन्हें इस निज़ाम के अंदर रहकर कोशिश करना चाहिए, जो कि अब तक वो कर नहीं रहे। वो इस निज़ाम को उल्टाने की कोशिश करते हैं। उल्टाने की इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि धरना जब आगे बैठ गए लोग, लाखों लोग शहरों में निकल आए और एक हंगामा बरपा हो गया, तो उसका वो कहते हैं ना हम वापस नहीं जाएंगे अपने अहदाफ हासिल किए बगैर। तो अहदाफ क्या है? हुकूमत की छुट्टी करा देंगे हम। तो हुकूमत तो इस तरह नहीं छोड़ा करती हुकूमत। कभी कोई मिसाल हमें बता दीजिए कि हुकूमत इस तरह तो नहीं छोड़ी। हमारे साथ वो 3 बातें, 26वीं तरमीम वापस, मैंडेट वापस, बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए, ये कितनी मजबूत बारगेनिंग टूल हो सकती है, कितनी कमजोर? वो जो आपने वापस ही नहीं जाएंगे। देखिए बात यह है कि इसका हम बार बार एक बात करते हैं। मैं ज़रा 1 मिनट मुझे दीजिए तो मैं आपको एक थ्योरेटिकल बात करने लगा हूँ कि इमरान खान साहब की शख्सियत में एक बहुत बड़ी खूबी है और वही उनकी खामी भी है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, हर फील्ड में आपको मिल जाएंगी। हत्ता मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि गवास्कर हमारे एक बैट्समैन थे इंडिया के, बहुत आलीशान। उनका बैट इतना सीधा था, टेक्स्ट बुक, तो सारी दुनिया उसकी तारीफ़ करती थी। जब वनडे क्रिकेट शुरू हुई तो वही बैट उनकी खामी बन गया था। क्रॉस बैट शॉट नहीं मार सकते थे। वर्ल्ड कप पहला जब हुआ था 75 में, तो उन्होंने 60 ओवर खेल के 36 रन किए थे। अच्छा, क्या ये रहा हूँ कि ये जो खूबी होती है, यानी अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो आप स्टिकलर भी बन जाते हैं। आप इतने बेल बूटे बनाते हैं कि आप डेडलाइन ही मीट नहीं कर सकते। बहादुरी और बेवकूफ़ी की जो सरहद है वो धुंधला जाती है कई दफ़ा। जहानत क्या है और चालाकी कहाँ से शुरू होती है। इसी तरह खान साहब का मामला ये है कि उनकी ये खूबी है, वो धुन के पक्के आदमी हैं, यानी ज़िद करते हैं और ताक़ुब करते हैं, यलगार करते हैं और नताइज से बेपरवाह होकर पूरी कुव्वत सर्फ कर देते हैं। लेकिन मामला अब ये है कि ये चीज़ उनकी खामी बन गई है। उन्हें अंदाज़ा नहीं कि सियासत में ये मामला इस तरह नहीं चलता। उनको ये मामलात हल करने के लिए अफ़हाम व तफ़हीम की ज़रूरत है, उस मिजाज की ज़रूरत है जिसका अभी तक वो मुज़ाहरा नहीं कर पाए हैं। ये मैं बुनियादी बात करना चाहता था। अब देखिए मसलन उनके अहदाफ की हमने बात की ना, अब आप ये बताइए कि जो माजी में अब तक ऐसी कोशिशें हुई हैं, मसलन धरने वगैरह जो पुराने हुए हैं, जो कामयाब तरीन धरना था जिसके पीछे ताकतवर लोग खड़े हुए थे, उसका अंजाम क्या हुआ था? एपीएस ने तो चले फेस सेविंग दे दी। वहां पर 25-50 लोग होते थे शाम को, क्योंकि हम वहां जाया करते थे, इसलिए हमें तो पूरा पाकिस्तान ही देखा करता था, जितना दिखाया तो हमें जाता था, लेकिन हम तो खुद भी जर्नलिस्ट। मुझे ब्रेक पे जाना है, एक लफ्ज में बताएं जो आपने शख्सियत की ये खूबियां बताई, जो खामियां, सामने भी कोई ऐसा ही खड़ा हो जाए या हुकूमत ही इस तरह की जिद बांध ले
तो फिर ये नतीजा खेज हो ही गई बात सारी की सारी। नतीजा खेज हो गई। देखिए दूसरी तरफ फाइनली हो गया फिर हम सियासतदानों को ये समझते हैं कि वो रास्ता निकालते हैं। हम गैर सियासी अनासर से तो कभी भी ये तवक्को नहीं रखते कि वो लचक्का मुजाहरा करेंगे। ये सियासतदानों की जिम्मेदारी समझी जाती है कि वो अपना रास्ता अफहाम और तफहीम के जरिए पैदा करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस बात करेंगे मनशियात का बढ़ता इस्तेमाल क्या क्या और कहां कहां नुकसान दे रहा है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। कायमा कमेटी बराए इंसदाद मनशियात के इजलास में NF हुक्काम ने यह इंकशाफ किया है कि रवां साल 125 मैट्रिक टन मनशियात पकड़ी गई है। एलीट क्लास में ड्रग्स कल्चर और पार्टीज का ट्रेंड आम होता जा रहा है। शहरी इलाकों में आइस का इस्तेमाल बढ़ रहा है। कमेटी मेंबर ने ANF से सवाल करते हुए कहा कि हम छोटे से इस्लामाबाद को ड्रग फ्री नहीं बना सकते तो क्या कारकर्दगी है। इस्लामाबाद के स्कूल्स में ड्रग्स की रोकथाम नहीं की जा सकी। ड्रग डीलर्स इतने ताकतवर हैं कि उन्हें सजाएं नहीं मिलती। हमारा सबसे बड़ा इशू यूनिवर्सिटीज में मनशियात की रोकथाम है। तहकीकाती सहाफ़ियों के ग्रुप की फाइंडिंग्स के मुताबिक ताज़ा आदादोशुमार माहिरीन सेहत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जिम्मेदार ओहदेदारों ने यह इंकशाफ किया है कि मुल्क में करीबन 1.5 करोड़ अफराद मनशियात की लत में मुब्तला हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की है। 2019 में ड्रग यूजर्स की तादाद करीबन 80 लाख थी। नशे के ज़्यादातर अक़साम बड़े शहरों के पौश इलाकों से लेकर छोटे कस्बों, देहातों, तालीमी इदारों, सरकारी दफातर, शिमाली इलाका जात और कई दूसरे तफरीही मकामात पर भी आसानी से दस्तयाब है। तहकीकात के मुताबिक 30 लाख तलबा और तालिबात नशे की लत का शिकार हैं। 3000 से ज़ायद तालीमी इदारों और 2000 से ज़ायद दफातर का मुआयना किया गया, जिससे ये सामने आया कि नशे की लत का शिकार ज़्यादातर नौजवान हैं। बहुत से मनशियात फरोश गैंग्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हर 10वां तालिब इल्म नशे का आदी है। ये तो हाल है ड्रग माफिया और उनके कंज्यूमर्स का, मगर जिन्होंने सारे नेटवर्क को ख़त्म करना है उनका हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। पंजाब पुलिस की सर्विलेंस ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 250 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन मनशियात के गैर कानूनी कारोबार से बराह रास्त मुंसलिक है। छोटे रैंक के मुलाजमीन से लेकर आला ओहदों पर मौजूद पुलिस अफसरान, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, सूबे में चर्स, हेरोइन और आइस की तिजारत और नकलो हमल में बराह रास्त मुलव्वस हैं। अहम सवाल यह है कि दुनिया जिस मुल्क को यूथ बल्ज के तौर पर जानती है, वहाँ नौजवानों का इतनी बड़ी तादाद में मनशियात इस्तेमाल करना किस कदर खौफनाक है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे अगर मनशियात इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके वालिदैन के लिए कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और क्या सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन इदारों पर आयद नहीं होती जिनका काम मुल्क से इस लानत को ख़त्म करना है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल के लिए सवाल इस तरह से, नौजवानों में मनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, ड्रग्स पार्टीज का ट्रेंड, 30 लाख स्टूडेंट्स नशे की लत का शिकार, जिम्मेदार कौन, रियासत, समाज, ड्रग माफिया या फिर गुर्बत और अमारत की इंतहाएं। शहजाद चौधरी साहब। अच्छा, मैं इसको जरा स्मॉग जो हमने कल डिस्कस किया था या उससे शायद एक दिन पहले, उसके साथ थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूँ। देखिए, मैं स्मॉग और ड्रग में कोई फर्क नहीं करता। स्मॉग में जब हमने स्मॉग को डिस्कस किया, जिस वक्त लाहौर में और पूरे पंजाब में और तकरीबन शुमाली पाकिस्तान में हर जगह पे इस वक्त मौजूद है, तो खासतौर पे लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि इतने लाख गाड़ियां हैं सड़कों पे, इतने लाख रिक्शे हैं जो कि 2 स्ट्रोक हैं, इतने लाख मोटरसाइकिल हैं वगैरह वगैरह। यानी हमें एक एक नंबर का पता है, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस तादाद में इस अंदाजा है हमें। अच्छा, उसके बाद और हमें ये भी पता है कि वजूहात बताई गई कि जो सड़कों पे गाड़ियां दौड़ती हैं और जो धुआं छोड़ती हैं इस वक्त, और उसके बाद जो तामीरात हैं, ये 2 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से स्मॉग इस तरीके से फैली पूरे पंजाब में और ख़ासतौर पर लाहौर के अंदर। अच्छा, ये 2 चीज़ें का हमें अब डिफाइन हो गया। और लेकिन कहा क्या गया काफ़ी सालों से, ये कहा गया कि यहाँ पर जो किसान अपनी फसल जलाता है और या फिर ये जो भट्टे पे काम चलता है, तो ये हमने पिछले 5, 7, 10 साल में इसके ऊपर खूब जोर लगाया। लेकिन जब असल स्टडी की तो पता लगा ये 2 चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये क्या पहली मर्तबा सामने आई चीज़ें या इन हकायक का पहले से सबको इल्म था? तो फिर ड्रग्स का भी यही मसला है, ड्रग्स का भी यही मामला है। ये पता है कि लाता कौन है, कहाँ से लेके आता है, बनती किधर है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं, किस किस जगह पे इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन इस्तेमाल करता है, हर एक को पता है। लेकिन जिसे कहते हैं कि जिस तरह एक इकोनॉमी बन जाती है, तो ड्रग इकोनॉमी बन चुकी है हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से, और ख़ास तौर पर इन जगहों पे जिसका आपने इशारा किया है, जो हर जगह पे एक्चुअली बन चुकी है। और ये ड्रग इकोनॉमी जो है उसको सस्टेन किया जाता है। उसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन
तमाम लोगों के पास मौजूद है, एएनएफ से लेके नीचे पुलिस की सतह तक हर एक को मौजूद है। तो क्या वजह है कि हम इसको रोक नहीं पा रहे? क्या वजह है कि पाकिस्तान की स्मॉग खत्म नहीं हो पा रही? क्योंकि हमारे अंदर वो पॉलिटिकल विल नहीं है या वो हिम्मत नहीं है कि हम जो मुजरिम हैं उनको रोक सकें। यानी गाड़ियों के ऊपर क्या हमने करना है कि हमारे वोट्स कम ना हो जाएं। हमने सड़कों के ऊपर से गाड़ियों को आधा किस तरह करना है, तामीरात को बंद कैसे करना है। तो इस किस्म के जब आपके मखसूस किस्म के आपके मफादात हैं तो इसलिए आप इस पे कोई किसी किस्म का अमल नहीं करते। अब फाइनल एक बात कह दूं कि जो ड्रग्स हैं उसके ऊपर देखिए, दो आपने तबकात का जिक्र किया, बहुत गरीब और बहुत अमीर। क्यों नहीं पकड़े जाते? वो कहते हैं बहुत गरीब को पकड़ेंगे तो इससे कुछ मिलेगा नहीं, और बहुत अमीर को पकड़ेंगे अगर तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता, उसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। इस वजह से चाहे आप स्मॉग कह लीजिए, चाहे आप ये कह लीजिए, चाहे स्मगलिंग कह लीजिए, चाहे ड्रग्स कह लीजिए, बीमारियों का हमें पता है बीमारियां क्यों हैं, किधर हैं और कैसे हैं, इसके बारे में करने वाली हिम्मत और वो जो एक्शन लेना चाहिए वो नहीं। एक बेबसी सी साउंड कर रही है। हमारे सब जो बात हो रही है, सब डिमांड सप्लाई रूट सबको सब कुछ पता है। 2019 में 80 लाख नंबर 2024 में 1.5 करोड़ पर आ रहा है। गुज़िश्ता 10 साल में जो सबसे हैरत अंगेज बात है, हुकूमती लेवल पर कोई रिसर्च, कोई सर्वे इन अफराद की निशानदही के लिए नहीं है, कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है जहाँ पे उन्होंने कंक्लूड किया शहजाद साहब ने। क्या इरादतन हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं है, हम ख्वाहिश नहीं रखते, इनसेंसिटिविटी है, क्या है ये सब? ये ठीक है जो चीज़ें आपने गिनवाई और जो सवाल में भी लिखी हुई हैं कि जिम्मेदार कौन है, वो भी सारा ठीक है, समाज से लेकर सबको सब पता है, सब अच्छा है, सब ठीक है। ये एक बहुत बड़ा, यानी कहने दीजिए कि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है और ये इस तरह तो नहीं हो जाता, ये कोई SHO भी नहीं करवा सकता। ये तो एक बड़े पैमाने पर आपके यहाँ ड्रग्स जिस तरह आती हैं वो एक पूरा निज़ाम है। वो हमारे यानी बहुत से रूट्स हैं उसके, लेकिन वो आती तो हमारे बॉर्डर्स की तरफ से हैं और बहुत लंबी वो हमारे बॉर्डर से सारे पेट्रोल भी नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल ये एक मामला है, जिस तरह ड्रग्स आती हैं, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि हमें अंदाज़ा है ये किस तरह आती हैं और इसमें किस तरह ताकतवर लोग शामिल हैं, ये सारी बात हमें मालूम है। अब इससे अगली जो चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स हो गई। अच्छा, अब आगे हम कहते हैं जी किन मुआशरों में ये चीज़ बढ़ती है और हमारे यहाँ क्यों बढ़ी है। अच्छा, गुर्बत की वजह से भी बढ़ती है, अमारत में भी ये पाई जाती है। यानी ये इसका माना ये हुआ कि ये इससे एक ऊपर की चीज़ है, यानी दोनों तरह के मुआशरों में, दोनों तरह की क्लासेस में ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन बहरहाल जहाँ पर कानून कमज़ोर होता है जिन मुआशरों में, वहाँ पर ये चीज़ बढ़ती है। जहाँ पर वायलेंस, तशद्दुद ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये चीज़ बढ़ती है। जहाँ पर बेसुकूनी होती है, वहाँ पर ये चीज़ बढ़ती है। ये एक ओवरऑल इस पर सोशियोलॉजिस्ट मुत्तफ़िक़ हैं। अब इसमें करना क्या है हमने, देखिए एक तो दुनिया का तजुर्बा है, दुनिया क्या करती है। अब उनके तरीके कुछ और हैं, लेकिन बहरहाल मैं आपको मिसाल देता हूँ। पिछली दफ़ा जब मैं गया USA लास्ट ईयर की बात है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि आपको सबको मालूम है कि वहाँ पर वीड हैश ये चीज़ें उन्होंने लीगलाइज़ कर दी हुई हैं, वो डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, वो लोग ले रहे हैं और अपना वो करते हैं। किस वजह से? वो समझते हैं कि ये जो केमिकल ड्रग्स हैं, इनसे जो ज़्यादा जो जान के दरपे हो जाती हैं आपके, उनसे बचाना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को। लिहाजा वो कुछ समझते हैं कि ये इनॉक्यूअस, रिलेटिवली इनॉक्यूअस नशे हैं, तो इस तरफ अगर ये लोग आ भी जाएं तो कोई बुराई नहीं होगी। अल्कोहल तो वहाँ मिलती है, लेकिन ये उनके अपने तरीके से निपटने के। हमारे यहाँ पर मामला ये है कि स्कूल्स वगैरह का भी आपने हवाला दिया, सारी बातें अगर हम देख लेना, ये इसमें सब लोगों का किरदार है। स्कूल्स का हमारे यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है ढंग का, कोई एक आधा काउंसलर बैठा भी होता है स्कूलों में या कॉलेजों में, लेकिन ये बात इससे तो हल नहीं हो सकती। सर, एज वाइज नंबर हैरान कर देने वाला, माजरत से 13 साल से 17 साल, परेशान कौन है ये? जी, हमें तो मालूम है ना, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता है। तो और ये भी हमें अंदाज़ा है कि स्कूल उसको जब ऐसा कोई वाक़या सामने आ जाता है तो पूरी क़ुव्वत से उसे दबाने की और छुपाने की कोशिश करता है। ये प्राइवेट स्कूल्स का ये भी मसला है। तो हुकूमत जो है उसका इस सिलसिले में क्या किरदार है हम नहीं जानते कि क्या वो स्कूलों को क्लीन कैंपसेस को बनाता है, कोई सर्टिफिकेट इशू करता है, या किस तरह वो देखते हैं स्कूलों को, इसका कोई निज़ाम कम से कम हमारे इल्म में नहीं है। अच्छा, इलाज गाहें कोई हैं इनकी, जब फांसी जाए कोई बेचारा, तो आपने कभी सुना है कि प्राइवेट होंगी? रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस मामले में। रियासतें तो 10 साल से इलाज गाहें जो हैं वो आपको अंदाजा है कि कितने पैसे लगते हैं वहाँ पे ढंग का इलाज करवाने का? यानी मैं आपको क्या फिक्र बोलूँ, लाखों में और छोटे मोटे लाख नहीं, मिलियंस में ये इलाज होता है। तो कितने लोगों ने करवाना है? ये माना यह है कि इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं पाई जाती, कोई नाम बराए नाम, और कुछ उमरा के बच्चे जो हैं वो इसमें मुब्तला होकर तो जा सकते हैं। आम आदमी अगर इसमें फंस जाए
तो उसके पास कोई फरार का रास्ता नहीं है, फिर उसको वहीं जाना पड़ेगा। देखिए कानून बनाना पड़ेगा, और कानून तो हैं, लेकिन ये जो बच्चों, ये जो स्कूलों का मसला है ना, कॉलेजों का, इसके लिए चाहे हमें अलहदा सख्त तरीन कानून बनाना पड़े, हमें बनाना चाहिए। ठीक है गजनवी साहब, लेकिन जब आप बिलियन डॉलर कह देते हैं तो फिर कौन हाथ डालेगा, कैसे डालेगा? ये कहीं ढके छुपे में तो नहीं चल रहा सब कुछ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपके सामने रखेंगे इफ्तिखार साहब और ज़ैगम साहब की राय। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार साहब, 250 से ज़्यादा पुलिस मुलाजमीन मनशियात के कारोबार से बराह रास्त मुंसलिक हैं। ये उन्हीं के इदारे की रिपोर्ट। नौकरी से बर्खास्त होने वाले भी बेशुमार है और हर मुलव्विस एहलकार किसी न किसी, या बल्कि कई गैंग्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है। जब रोकने वाले, टोकने वाले, कानून नाफिज करने वाले सपोर्ट कर रहे होंगे, तो फिर जिसको गजनवी साहब बिलियन डॉलर इंडस्ट्री कह रहे हैं, क्या कोई रोक सकता है किसी बात? ये है असल वो नुक्ता, बिलियन डॉलर इकोनॉमी। क्या कोई किसी पुलिस के छोटे अफसर या बड़े अफसर से पूछ सकता है कि तुम्हारे पास ये फार्म हाउसेस कहाँ से आ रहे हैं? जब वो इस बात का जवाब देगा कि उसकी तनख्वाह से फार्म हाउसेस कहाँ से आ रहे हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस मुकामी ड्रग रैकेट तक पहुँच जाएंगे और उसको पकड़ेंगे। उसके पकड़ने में नुकसान किसका है? इन लोगों का। और तबाही किसकी है? मेरी नस्ल, नौजवान नस्ल की, मेरे बच्चों की। देखें, सब कॉन्टिनेंट में केमिकल नशा नहीं था, नशा यहाँ पे है। अगर हम तमाम बादशाहों की किताबें पढ़ लें और तारीख़ में अगर गौता जन हो जाएं, तो हमें नज़र आता है कि मुकामी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। और मैं तो बड़ा हैरान था कि क्यों कर हमने एक साबिक़ वज़ीर आज़म ने जब भंग की काश का मंसूबा पेश किया तो हमने उसकी मुखालफत की। वो बिल्कुल ठीक है, दुनिया में इसकी इजाज़त मिल गई है मेडिकल पर्पस। हाँ, मेडिकल पर्पस के लिए इजाज़त मिल गई। सर, ये बात है आपका वो सवाल, खरबों रुपए कमाने वालों तक जब नहीं हम पहुँचेंगे, जब इफ्तिखार अहमद की तनख्वाह साबित नहीं कर पाएगी कि इफ्तिखार अहमद के पास फार्म हाउसेज और ये करोड़ रुपए की गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, तब तक इफ्तिखार अहमद के उस जुर्म तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे पकड़ें और मेरे जुर्म तक पहुंचे, फिर मैं बताऊंगा कि मैं ये जो करोड़ रुपया कमा रहा हूं, इसकी बुनियाद क्या है। हमें इसकी बुनियाद को हिट करना होगा, और अगर हम इसकी बुनियाद को हिट नहीं करेंगे, आपने फिक्र इस्तेमाल किया, ये ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, खुदा की कसम बात नहीं मैं कर सकता, क्योंकि अफसोसनाक बात है, आइस जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही है, उसके नताइज अभी पिछले दिनों 2 ऐसे कत्ल हुए हैं, उसी नशे के तहत हुए हैं। एक आदमी ने नशे में एक इंसान का सर काट दिया, गर्दन तक काट के फेंक दिया। एक और वाक़या ऐसा हुआ, उसकी बुनियादी वजह यही थी। और ऐसे मैं 20 बड़े वाक़यात कोट कर सकता हूँ। सो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अगर आप जुर्म को ख़त्म करना चाहते हो तो हराम के पैसे से बनने वाली चीज़ों को चेक करो, और फिर देखो वो हराम के पैसे से कमाई जाने वाली जो चीज़ें बनी हैं, उनका आगाज़ कहाँ से हुआ है। और फिर उस इलाके के SHO की बात आती है, फिर उस इलाके के DSP की बात आती है, फिर उस इलाके के AC की बात आती है, फिर उस इलाके में मौजूद जो एंटी नारकोटिक्स फोर्सेज है उनकी बात आती है। ये नहीं, और फिर स्कूलों की, और स्कूलों के मालिकान की वो सर्टिफिकेट जारी करें, सालाना बुनियादों पर सर्टिफिकेट जारी करें कि उनके इदारों में पढ़ने वाले बच्चे किसी किस्म की कोई ड्रग इस्तेमाल नहीं करते, और अगर करते हैं तो न सिर्फ उनको सजा दी है बल्कि उन अदारों को भी सजा दी है कि ये ड्रग आपके तमाम 4 दीवारी के तमाम कवानीन को फलांग के अंदर कैसे आई। ये है एक रास्ता, बाकी तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कह सकता हूँ। ज़ैगम साहब, नौजवान कुल आबादी का 60% हैं और ड्रग यूजर में सबसे बड़ा नंबर नौजवानों का है। वालिदैन कितने जिम्मेदार हैं, या वालिदैन बिल्कुल लाइल्म है? एक दूसरी बात, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जिस तरह से पहुंच रहा है मनशियात, क्या इतना आसान है ड्रग माफिया के लिए तालीमी अंदारों के अंदर एक्सेस करना? तो क्यों? देखिए, किसी घर के लिए उनके बच्चों से ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई नहीं होती, बेशक, और किसी मुल्क के लिए उसकी नई नस्ल, उसके नौजवानों से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। वेरी ट्रू। और हम एक ऐसा
मैं क्या कहूँ, एक ऐसा मुल्क बन गए हैं जो नौजवानों को लूज कर रहा है। अब ये जो सूरत हाल है, इसका जो स्पेक्ट्रम है, उसको अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगी कि गरीब तरीन जो हमारे तबकात हैं उनके बच्चे, मुझे उनसे मिलने का भी इत्तफाक होता है, जो हमारे पसमानदा तरीन तबकात हैं, वहाँ पर ड्रग्स का इतना एपिडेमिक है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कभी अक़लियती बच्चों से बात कीजिए, अक़लियती फैमिलियों से बात कीजिए, कितना बड़ा बहरान है। उसके साथ हमारे इंतहाई खुशहाल खाते पीते ख़ानदान, बेहतरीन तालीमी अदारे, मुझे यूनिवर्सिटियों के बच्चों से भी मिलने का इत्तफाक होता है, वहाँ भी एक क्राइसिस है। जिस तरह पाकिस्तान में गुर्बत की भी बीमारियाँ और उसके साथ साथ अमारत की भी बीमारियाँ हैं कि गरीब जो नौजवान है वो मायूसी का शिकार है, वो बेरोज़गारी का शिकार है, वो गुर्बत का शिकार है, और उस मायूसी में वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे खुशहाल बच्चे हैं जिनके पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, गाड़ियों में घूमते हैं, बेतहाशा है खर्च करने को, बेहतरीन तालीमी इदारे हैं, उनमें बेमकसदियत है, बोरियत है, और उसके लिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं एक्साइटमेंट के लिए, उस बोरियत को दूर करने के लिए। एक नया यूथ कल्चर हमारा बन गया है जिसमें ये सब मसाइल हैं। अब देखिए, जो आपने सवाल किया स्कूल और कॉलेज के हवाले से, वालिदैन के हवाले से, बहुत से मसाइल की तरह जो ड्रग्स का मसला है, इसकी एक डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है, और इन दोनों को डील करना होता है। सप्लाई साइड से डील करना, उसका रोकना, वहाँ तक पहुँचना जहाँ से आ रही हैं, जो पूरी सप्लाई लाइन है उसको काटना, लॉ इन्फोर्समेंट का बेहतरीन इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें डिमांड साइड को भी रोकना है, बच्चों की तरबियत भी करनी है, और ये काम सिर्फ स्कूल नहीं कर सकते, ये रियासत नहीं कर सकती। रियासत ने क्या तरबियत करनी है? रियासत तो ट्रैफिक के कवानीन नहीं सिखा सकती, ख़वातीन का एहतराम नहीं सिखा सकती, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फैमिलीज़ ने ज़िम्मेदारी लेनी है अपने बच्चों को, उनको कोई मकसद देना है ज़िंदगी का, उनको तरबियत देनी है। हमारे से पहले वाली नस्ल तक जिस तरह तरबियत की जाती थी हमारे यहाँ बच्चों की, हम वो तरबियत नहीं कर रहे। हमने बच्चों को शतरे बेमहार बना दिया है, छोड़ दिया है। एक ऐसी हमारी दो नस्लों के दरमियान एक जनरेशन गैप आ गया है कि हमारे बच्चों को कोई सिरा नहीं मिल रहा, कोई उनमें मकसदियत नहीं है, कोई नॉर्म्स बाकी नहीं बची, तो उनकी तरबियत भी हमने करनी है। और बहुत ख़तरनाक नताइज निकल रहे हैं बच्चों की जहन पे। इस मुल्क की माशी बर्बादी हो रही है, जराइम बढ़ रहे हैं, जैसे बताया गया, इफ्तिखार साहब ने बताया कैसे कैसे इसके नतीजे में जराइम हो रहे हैं। तो इसको सबसे पहली बात यह है कि हम सब बतौर माशरा और बतौर रियासत अव्वलियत अपने नौजवानों को दें, और इस क्राइसिस को क्राइसिस समझें, इसको इमरजेंसी समझें, और मिलकर एक कौम के तौर पर इससे निपटें। काश कि हम ऐसा कर सकें, लेकिन उम्मीद रखी जा सके। माशरती मसाइल की बात करते तो यही पहुंचते हैं कि माशरे की बेबसी की असल जिम्मेदारी जिम्मेदारान पर है, यानी उनकी बेहिसी में छुपी हुई है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।